जोहार, नमस्कार। कानून की बात में कानून ने जो आपको अधिकार दिए हैं और जहां आपका रोकता है कानून, इन सारे मुद्दों पर आपके साथ चर्चा होती रही है पिछले 7-8 सालों से। हमारा मकसद यह होता है कि कानून की बातें बता करके आपको जागरूक करें और यह बताएं कि कानून ने जो प्रावधान कर रखा है वह सिर्फ इसलिए आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप गरीब हैं, लाचार हैं, कमजोर हैं, आपकी पहुंच नहीं है, उसके लिए भी कानून में व्यवस्था की गई है। हमारा मकसद यही होता है कि इन चीज़ों के बारे में जानें और अपने हक के लिए लड़ें, अपना हक मांगें और आपको न्याय मिलेगा, न्याय आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। अभी एक नई व्यवस्था जो की है पूरे देश में नालसा ने, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, वह व्यवस्था यह है कि अगर आप गांव में रहते हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, आप लिख नहीं सकते, तो डाकिया के माध्यम से भी आप अपने कंप्लेन झालसा को, नालसा को, डालसा को, किसी को भेज सकते हैं, जिससे आपको वहां तुरंत लोग मदद करने के लिए जो जरूरत के डिपार्टमेंट होंगे उनसे बात करेंगे और आपको मदद कराएंगे। आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा को लेकर के। हम सबको ही जानते हैं कि घरेलू हिंसा लगभग 70 से 80% घरों में यह आम बात है, कोई इसको बोदर नहीं करता। और जिनके साथ घरेलू हिंसा होती है वो कंप्लेन करने नहीं जाती हैं, इसलिए कि कंप्लेन करने पर उनको लगता है कि हिंसा और बढ़ जाएगी। लेकिन उससे बचाव कैसे है? कानून ने आपके लिए क्या प्रावधान कर रखा है, कानून ने आपको क्या सुविधा दे रखी है, उसी घर में आपको हक दिलाने के लिए कि आप उस घर में रह सकती हैं, आपकी सारी व्यवस्था हो सकती है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट की अधिवक्ता शिल्पा सांडी, स्वागत है आपका। शिल्पी जी, ये हम जानना चाहते हैं कि ये जो घरेलू हिंसा कानून है, ये कानून का मकसद क्या है, कानून क्या कहता है? मैं शुरुआत ये कहकर करना चाहूंगी जी कि ये जो घरेलू हिंसा है जी, ये एक यूनाइटेड नेशंस का एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में ये पाया गया कि 70% जो महिलाएं हैं जी, विश्व भर में जी, वो कभी ना कभी घरेलू हिंसा का शिकार हुई। जी। तो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने फिर एक कमिटी फॉर कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसका इन्होंने किया एक पहल किया और उन्होंने एक रिकमेंडेशन किया कि जितने भी स्टेट पार्टीज हैं वो सारे अपने कंट्रीज में, अपने देश में इस तरह का कानून बनाएं जिससे घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति उसको हम लोग एक रोक दे सके। और उसी से निकला आर्टिकल 253 जो हमारे को जो लेजिस्लेशन को इफेक्ट देने का पावर रखता है कि हम कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट है तो उसको हम अपना, जैसे कि हमने घरेलू हिंसा का किया, उसके बाद ये घरेलू हिंसा जो हमारी ये अधिनियम है सन 2005 में ये इसको बनाया गया। सो बेसिकली जैसे हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम सन 2005, जैसा कि ये बोलता है कि जो महिला, यहां पर कुछ स्पेसिफिक नहीं है, यहां पर स्पेसिफिक नहीं है कि वो विवाहिता ही होगी। ये एक बहुत ही रैडिकल चेंज लाया सोसाइटी में। क्या हुआ कि चार दीवारी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो घरेलू हिंसा है वो सिर्फ एक विवाहित स्त्री के साथ ही होता है, वो चार दीवारी के अंदर रह रही कोई भी महिला के साथ हो सकता है, बहन, बेटी, माँ, दादी, फूफी, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो फिर वो कहाँ जाए? अगर उनके प्रति, उनके साथ अगर घरेलू हिंसा हो रहा है तो वो कहाँ जाए? सो ये जो कानून है एक बहुत ही ब्यूटीफुल कानून है जो महिलाओं को वो अधिकार देता है कि वो उस चार दीवारी के अंदर ही रहकर वो घरेलू हिंसा से बच सकती हैं, प्रोवाइडेड वो स्टैंड लेती हैं। कि अब, क्योंकि देखिए महिला का जो एक बेसिक नेचर होता है बहुत सहनशीलता का होता है, पर जब अगर वो डिसाइड कर ले कि नहीं अब मैं और नहीं सहूंगी घरेलू हिंसा, तब शी कैन डेफिनेटली टेक रिकॉर्स टू ऑल द वेरियस ऑर्डर्स। इसमें बहुत सारे हमारे को ऑर्डर्स हैं जो महिला को प्राप्त हो सकता है। और हमें एक चीज ये भी समझना होगा कि एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज है जो इस अधिनियम में है कि इट इज नॉट ओनली अगेंस्ट मेन। इस कानून ने रिकॉग्नाइज किया कि जब कोई महिला एक चार दीवारी में रहती है तो ये
जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही हिंसा करें उसके अगेंस्ट। वो एक माँ हो सकती है, एक बेटी हो सकती है, एक बहू हो सकती है, एक ननद हो सकती है, कोई भी एक जो एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे जिनके साथ आपका घरेलू नातेदारी है। दिस ऑल्सो एक्सटेंड्स टू अडॉप्टेड चिल्ड्रन, जो अडॉप्टेड बच्चे हैं, दत्तक बच्चे हैं, वो भी इसका वो रिकॉर्ड्स ले सकते हैं अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स या शेयर्ड हाउस होल्ड में जो रिलेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट, अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है। फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया, एक डिसीजन में ये बताया कि ये जो है आप जो लिव इन रिलेशनशिप्स भी है, दैट वाज ललिता टोपो वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड, हमारे हाईकोर्ट से ही वो गया था मैटर माननीय उच्च न्यायालय में। तो वहां पर वो 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस मांग रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि शी इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप शी कैन टेक रिकॉर्स टू द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इसमें बहुत सारे आपको ऑर्डर्स मिलते हैं जो कोई भी लेडी के लिए एक कवच की तरह काम कर सकता है। देखिए पहले क्या होता था कि जब भी घरेलू हिंसा होती थी तो महिला को सबसे पहले होता था कि अगर मैं जाके कंप्लेंट करूं, जैसे 498A उसमें होता था कि अगर मैं जाके कंप्लेंट करूंगी तो तब तो मेरे पति हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं जिनके अगेंस्ट मैं कर रही हूं, उनको तो जेल ले जाया जाएगा। सो इट्स गोइंग टू हैव अ वेरी नेगेटिव रिपरकशन। उसको डर लगता था कि मेरे को घर से निकाल दिया जाएगा, मेरे बच्चे मेरे से छीन लिए जाएंगे, मैं अगर वो कमा नहीं रही हैं। आज भी हमारे देश में बहुत हद तक बहुत सारी महिलाएं हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उनको लगता था कि हम कहां से कर पाएंगे। तो अब क्या हुआ है कि ये जो घरेलू हिंसा का अधिनियम सन 2005 का आया है, ये एक महिला को इंटरिम ऑर्डर्स के रूप में बहुत सारे प्रोटेक्शंस देता है। इसको थोड़ा सा और विस्तार देना चाहेंगे। जैसे घर में कोई विधवा है तो ये हमारे जाते विधवा होने के बाद में उसका हक खत्म हो जाता है, किसी ढंग से जी करके अपनी जिंदगी काटे, मान्यता है, कानून नहीं है। उसके साथ जो बिहेवियर है, दूसरे की आपने ये जोड़ा, हमारा सब्जेक्ट नहीं था, इस सब्जेक्ट पर अलग से बात करेंगे, फिर भी आपने जोड़ा। लिव इन रिलेशन में यह शुरुआती ही शर्त होती है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल नहीं होंगे, साथ रह रहे हैं, जिंदगी की जरूरत है, उस नीड के लिए हम लोग साथ रह रहे हैं, फिर आप अकाउंटेबल बना रही हैं या कानून अकाउंटेबल बना रहा है कि वो अकाउंटेबल होगा। तीसरे ये है कि जो शादी हो गई, जिनकी बेटियां चली गई, बुआ चली गई, दीदी चली गई, वो लोग भी आती हैं लौट करके, उनके घर में जो होता है वो अलग है, यहाँ आने पर भी उनके साथ हिंसा होता है, और यहाँ वो डिमांड लेकर के आई तो और ज्यादा हिंसा होता है कि वहां तुम अपना संभालो, ये करो। तो उस स्थिति में किस तरह के प्रोटेक्शंस हैं? देखिए, जैसे मैं ब्रॉडली एक चीज को बताऊंगी आपको कि अगर कोई भी महिला के अगेंस्ट, महिला के साथ हो रहा है घरेलू हिंसा जी, वो ये एक्शन कोई भी ब्लड रिलेटिव, कोई भी थ्रू मैरिज रिलेशन है, पति तो हुआ ही हुआ, ठीक है, फिर आप थ्रू अडॉप्शन भी अगर किसी के साथ हैं या एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, तो जो भी नातेदारी इन कैटेगरीज में ब्रॉडली आते हैं, उनके अगेंस्ट आप घरेलू हिंसा का कंप्लेंट कर सकते हैं। अब ये कंप्लेंट आप कहाँ करेंगे? नहीं, यहाँ हम थोड़ा सा रखेंगे। एक तो ये है कि कानून यानी संविधान हमको जो अधिकार देता है आर्टिकल 21 में, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, हाँ, लाइफ विद डिग्निटी। तो विडो की भी डिग्निटी है, बिल्कुल है। एक मेल फीमेल के रूप में अगर वो विडो है या विधुर है, दोनों स्थिति में उसके पास ये अधिकार है कि वो भी सम्मान के साथ जी सके। बिल्कुल, वो बेसिक बेटी सिर्फ इसलिए वो उस घर में हिंसा की शिकार नहीं होगी, उसकी हमने शादी कर दी, अब वहां जाकर उसको निभाना है, ये हम क्लियर करना चाहते हैं अपने दर्शकों को। ये थोड़ा सा स्पष्ट करिए कि बेटियों का राइट्स इस मामले में, जब वो मैके से ससुराल चली गई, शादी हो गई, तो सिर्फ ससुराल की प्रताड़ना या यहाँ आने पर यहाँ प्रताड़ना होगा, दोनों मामलों में उनको प्रोटेक्शन है, वहां भी प्रोटेक्शन है, यहाँ भी प्रोटेक्शन, दोनों मामलों में प्रोटेक्शन है जी। दोनों मामलों में कोई भी महिला को प्रोटेक्शन है, चाहे वो उसका ससुराल में हो, चाहे वो उसके मायके में हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक हरिल पी नरसोरा करके एक जो केस हुआ था, वो 2016 में, पहले क्या था कि सिर्फ एक वयस्क पुरुष के अगेंस्ट ही हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते थे। इसमें क्या हुआ कि जो माँ और बेटी थी,
वो अपने बेटे से, वो अपने भाई से और बाकी बहनों से और बाकी जो अपनी मतलब अपने ब्लड उनसे प्रताड़ित थी। तो जैसे इट आंसर्स योर क्वेश्चन कि वो अपने घर वालों से भी, अपने मायके वालों से भी और अपने ससुराल वालों से भी, दोनों के अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हैं। आप दोनों के अगेंस्ट अगर उसके अगेंस्ट में हम केस फाइल करेंगे तो हमारे ठिकाने का क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे, हम खाएंगे कहाँ से? एग्जैक्टली तो यही सबसे बड़ा बून है, सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है जो ये अधिनियम महिलाओं को देता है। इसमें क्या है कि आपको पहला है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स सेक्शन 18 के तहत मिलता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या होता है कि जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट किया है, तो उनको एक ऑर्डर देता है कोर्ट, उनको एक ऑर्डर देता है कोर्ट कि आप जो ये विक्टिम हैं, जो ये महिला हैं, इनको आप परेशान नहीं करेंगे, आप इनको परेशान नहीं करेंगे, आप इनके वर्क प्लेस अगर है वहां पर आप नहीं जाएंगे। एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लग जाता है दैट यू आर नॉट सपोज टू बी गोइंग नियर दैट लेडी। जो विक्टिम है उनके इर्द गिर्द आपको नहीं पहुंचना चाहिए ताकि आप उनको हैरस कर सके या किसी भी तरह से और उनको प्रताड़ित कर सके मानसिक या शारीरिक वे में। अगर वर्क प्लेस है तो वहां पर एक डाल दिया जाता है कि आप उनके वर्क प्लेस में नहीं जाके तमाशा करेंगे। अगर ये होता है कि उनके कोई बैंक अकाउंट्स हैं, उनके कोई भी सिक्योरिटीज हैं, वो सब आप नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट लिक्विडेट ऑल दोज, दैट इज हर्स टिल दिस मैटर इज ऑन। जब तक ये मैटर चल रहा है, ये सुलझता नहीं, आप ये सब नहीं कर सकते हैं। आप जो बच्चों का स्कूल है, बच्चों के स्कूल में जाके आप वहां तमाशा नहीं खड़ा कर सकते, आप वहां पर इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं कर सकते, आप हैरेसमेंट नहीं कर सकते। सो दिस इज वन अंडर सेक्शन 18। फिर आपका सेक्शन 19 है, वो रेसिडेंस ऑर्डर है। ये बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है, बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है, बहुत बड़ा जैसे एक रिलीफ है लेडीज को। क्योंकि पहले होता है कि चाहे आप मायके में किसी के अगेंस्ट केस करें या आप ससुराल में किसी के अगेंस्ट केस करें, आपको सबसे पहले डर लगता है कि मेरे सर के ऊपर से छत चला जाएगा। पहले होता था कि भाई घर से निकाल दिया जाता था, हम सड़क पे आ जाएंगे। एंड ये कानून क्या करता है, ये एक लेडी को वाइल शी इज फाइटिंग अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, वो देता है डिग्निटी। वो ऐसे ऑर्डर्स हैं, ऐसे प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं इस कानून के तहत जो एक लेडी को देता है वो राइट कि वो डिग्निटी के साथ अपनी लड़ाई लड़ सके अपने लिए अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे अब मैं बताती हूँ आपको सेक्शन 19, ये है रेसिडेंस ऑर्डर। तो इसमें क्या है कि एक महिला है, अगर उसको ये ऑर्डर मिल सकता है कोर्ट से आफ्टर शी प्लेसेस, जैसे उनका केस प्लेस होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन, तो जब वो प्लेस करती हैं तो फिर उनको ये ऑर्डर मिल सकता है कि द कोर्ट कैन डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट, वो चाहे मायके वाले हों चाहे वो ससुराल वाले हों, उनको डायरेक्ट कर सकता है कोर्ट कि ये जो लेडी हैं जब तक ये मैटर खत्म नहीं होता है वो शेयर्ड हाउस होल्ड में ही रहेंगी, उनको घर से नहीं निकाला जाएगा, उनको घर से बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा। एंड द थिंग इज दे कैन इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट रिस्पोंडेंट जो है, प्रत्याशी जो है, वो बाहर बेशक चले जाएं, उनको उस शेयर्ड हाउस होल्ड से निकाल दिया जाए, वो जो महिला है पीड़ित वो उस शेयर्ड हाउस होल्ड में रहेंगी। एंड इन सम केसेस होता क्या है, जहां पर शादीशुदा वाला एक सिचुएशन होता है, जहां पर महिला शादीशुदा है, तो वहां पर उनके जो हस्बैंड है या जो भी जिनके अगेंस्ट उन्होंने कंप्लेन किया है, उनको यहां तक डायरेक्शन दिया जा सकता है कि ठीक है, आप उनको शेयर हाउस होल्ड में नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, आप मत रखिए, पर तब आप इनको एक रेंटेड अकोमोडेशन दीजिए। और वो रेंटेड अकोमोडेशन ऐसा नहीं है कि कैसा भी अकोमोडेशन हो सकता है, दैट अकोमोडेशन वो उस तरह का व्यवस्था होना चाहिए रहने का जो अभी वो अपने मैट्रिमोनियल होम में कर रही थी या जैसे वो पहले थी। इट शुड नॉट बी 1 डिग्री लोअर, इट हैज टू बी द सेम। सो ये सब जो चीजें हैं बहुत जैसे कि एक तरह से एक महिला को पावर देती है कि भाई हम अपने प्रति हो रही घरेलू हिंसा को रोक सकते हैं, मेरे ऊपर छत होगा। देन आपको मॉनेटरी रिलीफ्स भी है। मॉनेटरी रिलीफ्स ये हैं कि अगर आप काम नहीं कर रही हैं, अगर आप ऐसी एक मतलब महिला हैं जो आप यू आर डिपेंडेंट, तो उसमें अगेंस्ट जिसके भी अगेंस्ट आप करती हैं या आपको उसमें एक दिया गया है कि आपके पास वो अधिकार दिया, मतलब आपको कोर्ट वो दे सकती है कि आपको एक भत्ता दिलाया जाए कि आप ऐसा ना हो कि अपने खान पान
जो एक बेसिक है खाने पीने के लिए, आप मोहताज हो जाएं कि आपको लगे कि अब क्या होगा जी। सो ऑल दिस कैन बी गिवन टू अ लेडी व्हाइल शी इज फाइटिंग फॉर हर राइट्स। इसमें फिर एक दो इशू है। एक इशू तो ये है कि चारदीवारी के अंदर जो बंद महिलाएं हैं वो चारदीवारी के बाहर जाके कंप्लेन कैसे करें, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि आपने कहा कानून ने तो ये बहुत अच्छा बनाया है, सिर्फ पीटना ही प्रताड़ना नहीं है। जैसे कि महिला सब कोई चाहता है कि हमारी अर्निंग डबल हो, पत्नी भी काम करे, बहन भी काम करे, बेटी भी काम करे, लेकिन वो 11 बजे आता है और वो एक्सपेक्ट करता है सूरज डूबने के पहले वो लड़की जो है, महिला जो है, वो घर में आ जाए। बैंक में काम करती है, हॉस्पिटल में काम करती है, अलग अलग जगह काम करती है, काम के अलग अलग नेचर हैं, उसके हिसाब से वो लेट आती है, तो उसको लेकर उस पर तंज करना, उसको लेकर के उसको प्रताड़ित करना, इन स्थितियों को कानून यह मानता है कि उसके साथ प्रताड़ना हो रहा है। और यह प्रताड़ना एक्सट्रीम होने के बाद ही महिला कंप्लेन करने जाती है, आमतौर पर ऐसे कंप्लेन तो करती नहीं। कहाँ किसको कंप्लेन करे? कई बार तो होता है कंपेल किया जाता है कि तुम नौकरी छोड़ो, तुम जो भी काम कर रही हो उस काम को छोड़ो, नहीं जरूरत है हमको काम की। लेकिन उसकी डिग्निटी के लिए उसको लगता है कि हमको अपने स्वावलंबी होना, तो उसके लिए तो मानती है कि हमारी जरूरत है। क्यों पढ़ाई लिखाई की है भाई जब हमको नहीं करना था तो। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि घरेलू हिंसा उसको परिभाषित किया गया है धारा 3 इस अधिनियम का जी। तो मैं इसमें आपको बस एक छोटा सा एक समराइज करना चाहूंगी कि घरेलू हिंसा का केवल मतलब ये नहीं होता है कि शारीरिक हिंसा। घरेलू हिंसा का जो डेफिनेशन है इसमें बहुत ब्रॉड कर दिया गया है, बहुत ही इसको एक ब्रॉड कर दिया गया है, ताकि कोशिश ये रही है कानून की कि कोई भी महिला किसी भी रूप में किसी भी नातेदारी में हो, वो अपने आप को हर परिस्थिति में वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो जैसे आपको मैं बताती हूँ कि घरेलू हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, वो शारीरिक होता है, लैंगिक होता है, वो मौखिक होता है, वो भावनात्मक होता है, वो आर्थिक होता है। शारीरिक हिंसा है वो तो दिख जाता है आपको, जब किसी महिला का जो आपका स्वास्थ्य है, जो जीवन है, जो अंग है, जो सुरक्षा है, वो एंडेंजर होता है, तो उसको हम बोलते हैं शारीरिक पिटाई के दाग होते हैं। हाँ, पिटाई के दाग आप दिखाइए तो। बिल्कुल। अब जहां पर एक जो लैंगिक हिंसा है, जो सेक्सुअल अब्यूज है, तो वो वहां पर है जहां पर एक लेडी का जो डिग्निटी है, लेडी की डिग्निटी को वायलेट किया जाता है, उसमें कॉम्प्रोमाइज होता है, दैट इज सेक्सुअल अब्यूज। एंड फिर आपका वो ओरल एक होता है मौखिक, तो वो होता है ताने कसना। जैसे आपका बच्चा नहीं पैदा हो सका, ठीक है ना, बांझ हैं आप, आई डिडंट वांट टू यूज दैट वर्ड, ठीक है, वो हो गया। आपने बेटा पैदा नहीं किया, लुक्स को लेकर। और देखिए जब हम किसी के साथ एक संबंध में रहते हैं, एक पारिवारिक संबंध में रहते हैं, एक वाइब होता है कि यहाँ मेरे ऊपर ताना कसा जा रहा है या मजाक में बातें हो रही है, तो ये क्या होता है, ये एक बहुत ज्यादा एक डीपली अफेक्ट करता है एक लेडी को। ये जो है, ये स्कार्स जो हैं, ये जो स्कार्स हैं जो मौखिक और भावनात्मक, अब आप किसी को एलिनेट कर दीजिए, 15 लोग रह रहे हैं जिसमें आप एक महिला को बाकी सारे घर वाले एलिनेट कर देते फॉर वॉट एवर रीजन्स, यू नो, तो उसमें उसके ऊपर क्या वो उसकी भावनाओं के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। वायलेंस बहुत तरीके के इसमें पूरे बहुत ब्रॉड है ये। और उसके बाद होता है आर्थिक, जैसे आपने कहा कि किसी महिला को काम नहीं करने देना, अगर वो काम कर रही है तो स्टॉपिंग हर फ्रॉम वर्किंग। फिर ये हुआ कि मान लीजिए कि उसके पास अपना प्रॉपर्टी है, वो अपना रेंट उठाती है, रेंट आता है उनका, तो उनका जो रेंट ले लेना, उनका सैलरी ले लेना, उनके जो मतलब उनको, और नॉट ओनली दिस, इसके अलावा जैसे कि अगर वो घर चलाती हैं तो उनको घर खर्च का पैसा नहीं देना, ये सारी चीजें फाइनेंशियल इसमें आती हैं। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और कोशिश किया गया है कि महिलाओं को जो इस इन अलग अलग श्रेणियों से जो प्रताड़ित होती हैं घरेलू हिंसा से, उनको बचाव दिया जाए, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि सिर्फ मारपीट नहीं है, सिर्फ मारपीट नहीं है। इफ आई एम बीइंग सेक्सुअली अब्यूज्ड, इफ फाइनेंशियली अब्यूज्ड, if orally abused, if emotionally abused, I have a right to have a voice against it, कि मैं ये बोल सकती हूँ कि नहीं,
मैं अब नहीं सहना चाहती हूँ, दैट इज इट। अब इस पे एक और नेक्स्ट चीज जो मैं बोलूंगी कि इसमें एक और बहुत खूबसूरत चीज है कि इट्स नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि जो महिला प्रताड़ित हो रही है वो ही जाके कंप्लेंट करे। इसमें कोई भी पर्सन जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि वो गुड फेथ में होना चाहिए। तो गुड फेथ आपका डिफाइन किया गया आईपीसी के सेक्शन 52 में कि इट शुड बी अ गुड, मतलब विद केयर एंड अटेंशन। सो दैट इज वाई देयर इज नो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनता है। अगर कोई जाके, मान लीजिए आपके पड़ोस में कुछ हो रहा है, तो अगर आप जाके करते हैं, गुड इंटेंशन के साथ करते हैं आप, तो फिर गुड फेथ में करते हैं, तो इट नो क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी लाइज अगेंस्ट यू। अब हम ये जाके करेंगे कहाँ? तो जितने भी हमारे आमतौर पर जो कंप्लेंट्स है, जो मान्यता है, अब तो बहुत सारे फोरम हो गए हैं, उस मान्यता के अनुसार पुलिस स्टेशन है, और पुलिस स्टेशन आज भी महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है वहां पहुंचना, वहां जाना, और उन सवालों खैर पुरुष जो महिला का ब्लड रिलेशन नहीं है उसका ही जाके वहां कंप्लेन करना, तुमको क्या मतलब है, तुम अपने घर जाओ, अपना काम करो, ये सारी चीजें हैं। इन स्थितियों में उसको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? देखिए अब क्या होता है, वी हैव प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, तो ये हर जिले में होते हैं। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस होता है, वहां पर ये होते हैं, एंड दे आर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में होते हैं। तो अगर कोई महिला ग्रसित है घरेलू हिंसा से, तो वो वहां जाकर अपना कंप्लेंट, प्रोटेक्शन ऑफिसर है उनको दे सकती हैं। और वहां पर एक बहुत एग्जॉस्टिव फॉर्म होता है, जो होता है फॉर्म 1, वो फिलअप कराया जाता है। और अगर वो फिलअप कराया जाता है, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि घरेलू हिंसा कितने प्रकार का होता है, तो वो बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट है। तो वहां पर बहुत डिटेलिंग में किनके अगेंस्ट, अगर आपका किस प्रकार का आपके साथ घरेलू हिंसा हुआ है, सिर्फ घरेलू हिंसा नहीं होता है, यहां तक कि होता है कि अगर आपके साथ शारीरिक हुआ है तो क्या हुआ है, अगर आपके साथ लैंगिक हुआ है तो कैसा हुआ है, आपके साथ मौखिक भावनात्मक हुआ है कैसा हो, तो बहुत स्पेसिफिकली हर एक चीज को वहां पर नोट किया जाता है। तो वो जो कंप्लेंट है, वो जो महिला है वहां पर कंप्लेंट कर सकती हैं, और उसके बाद वो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने उसको रखते हैं। एंड ये कानून में दिया हुआ है कि 3 दिन के अंदर फर्स्ट हियरिंग हो जाना चाहिए। एंड इसमें एक और बहुत एम्पावरिंग फैक्टर है जो लेडीज को काफी हद तक एक कवच की तरह काम करता है, कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जब इस मैटर को पहली बार सुनते हैं, अगर उनको लगता है कि ये महिला को सही में अभी चाहिए, हमें अभी ये प्रोटेक्शन देना है, तो बिना दूसरे पक्ष को सुने वो उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकते हैं, रेसिडेंस ऑर्डर दे सकते हैं, मॉनिटरी रिलीफ दे सकते हैं, उनको कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन दे सकते हैं। दीज ऑल आर टेम्पररी, वो इंटरिम ऑर्डर हैं। तो ये भी बहुत हेल्प करता है। और कंपनसेशन, जस्ट हमारा समय खत्म हो रहा है, एक और, महिला पर महिला द्वारा हिंसा, ये इसमें आता है कि नहीं है? बिल्कुल आता है। जो आमतौर पर शिकायत है सास ननद और वो लेकर के कि वो उसको ताना कस रही हैं, बिल्कुल उनको नहीं पता है कि कौन क्रोमोसोम जिसका ज्यादा होगा कैसे घटेगा बढ़ेगा, उसके हिसाब से गड़बड़ी होती है, तो उस पर वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? महिला बिल्कुल महिला पे कर सकती है। ये एक ऐसा कानून है, इनफैक्ट ये ओनली कानून है जहां पर एक महिला के भी खिलाफ कर सकती है। बट हाँ, ये मैं बोलूंगी कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो हमें बहुत कम महिलाएं पाई जाती हैं जेल में। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको जल्दी से कहना है कि ये कानून इसलिए नहीं बना है कि लोगों प्रत्यार्थी जो है रिस्पोंडेंट उसको हम जेल में डालें, इसलिए नहीं बना है। ये कानून इसलिए बना है कि वी हैव लॉट्स ऑफ मीडिएटर्स एंड काउंसलर्स। तो जब वो कोई लेडी जाती है कंप्लेन करने को, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर पहले जो ऑपोजिट पार्टी है उनको कांटेक्ट करके बुलाने की कोशिश करते हैं कि जो ये समस्या है उसका समाधान हम काउंसलिंग, मीडिएशन, ये सब के थ्रू कर पाएं। इट इज लाइक दैट। एंड आदमी तभी, कोई भी पर्सन के अगेंस्ट उस तरह का जो क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग तभी इनिशिएट होता है अगर वो जो ऑर्डर्स जिसको मैंने मेंशन किया, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, आपका कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। समय हमारा चूंकि खत्म हो रहा है, इसलिए हम आपको इनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत तैयारी से आई हैं, और हम भी आपको बहुत कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। कानून की बात में आज बस इतना ही, लेकिन हम जो बताते हैं इसलिए बताते हैं ताकि आप उस पर अमल करें अपने भी, ताकि लोग घरेलू प्रताड़ना से, घरेलू हिंसा से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।